Hello everyone, welcome on my YouTube channel. So, myself Akshay Jain and this is our lecture 4 of classical mechanics. इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और उन 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक बेसिक पढ़ लिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल्स किए थे और नाउ अब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के आज कुछ और एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आप लोग अपनी CSIR नेट प्रिपरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट और क्या बोलते हैं कंप्लीट कर पाए, क्योंकि मैं आपको हैंड नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बेसिक बात है, इन नोट्स के थ्रू आप लोगों को नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर्स में ताकि आप लोग लाइन टू लाइन समझ पाए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए, एज सुन एज पॉसिबल वो लोग देख पाए लेक्चर्स को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। लेक्चर 4 हमारा आज का रहेगा। लेक्चर 3 तक हमारा हो चुका है, आप लोग देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाके, और मैंने अलग से उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप लोग देख लेना उसको। चलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में ये तो मेरा इंट्रोडक्शन है, तो फटाफट देख लेना। और अगर आप लोग मुझसे लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी प्लस एंड just subscribe them by using this referral code, you will get 10% डिस्काउंट। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक है, और ये भी हमारा कल हो चुका था, ठीक है। और दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन these all are we have 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। चलिए, और ये भी हो चुका है हमारा। और चलिए अब हम लोग सिंपल पेंडुलम की प्रॉब्लम भी डिस्कस कर, फटाफट से हम लोग फटाफट से नीचे आते हैं। ये सब चीज हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये वाली बात देखते हैं एक बार। 5 डम्बल्स मूविंग इन स्पेस, क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो शायद हम लोग देख चुके हैं। कहाँ पर है? ओके, ये वाला भी हम लोग कर चुके हैं, मेथड सेकंड। हाँ ठीक। इसके बाद ये वाला मैं देखना, सिंपल पेंडुलम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट इसको हम लोगों ने फॉर्मूले से डिनोट किया है। सिंपल पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, 2D के अंदर होता है, तो 2 डायमेंशन है, एक बोब है, इसका मतलब पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 है, और 2D में होता है, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। और सिंपली हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डी एन, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DN-K। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कांस्टेंट 1 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट केवल लेंथ का लगा हुआ है, इसलिए लेंथ का कांस्टेंट हो जाएगा। ये भी हम लोग देख चुके थे। 5 पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन, तो 5 पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इज इक्वल टू 2, और फ्रीली है इसका मतलब कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, और प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं तो प्लेन 2D में होता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 2n-k, 2D के लिए फॉर्मूला होता है। तो ये सिंपली हमारे पास पार्टिकल का ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। चलिए ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5 डंबल्स मूविंग इन स्पेस। डंबल है तो ध्यान रखना, डंबल है, डंबल का मतलब 2 पार्टिकल, एक डंबल 2 पार्टिकल। डंबल कितने, यहाँ पे 5 डंबल है, ठीक है ना, तो 5 डंबल का मतलब कितना हो जाएगा, 10 पार्टिकल्स, ठीक है। स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं तो स्पेस 3D में होता है, तो 3D के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3n-k। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ द 3D, ठीक है। और एक डंबल में एक कंस्टेंट, तो 5 डंबल में 5 कंस्टेंट लग जाएंगे, तो सिंपली f बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगर 10 डंबल है, ये आपका गेट में आया था, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। 6D में अगर मूव कर रहे हैं तो ध्यान रखना 10 डंबल मतलब कि 20 पार्टिकल। कंस्टेंट की अगर बात की जाए तो एक डंबल में 10 कंस्टेंट लगते हैं पोजीशन के, और पार्टिकल की पोजीशन जिस डायरेक्शन में होती है उसका मोमेंटम भी वहीं पे होता है। तो 60 कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स वाई जेड 3 होते हैं कोऑर्डिनेट पोजीशन के, और पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 होते हैं मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो पार्टिकल का मोमेंटम जहां जाएगा वहीं पे पोजीशन रहेगी, सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो अगर पोजीशन में कांस्टेंट लगेंगे 10 तो सेम मोमेंटम में भी 10 लग जाएंगे, क्योंकि अगर पार्टिकल की पोजीशन को रोका गया है तो उसका मोमेंटम भी रुक जाएगा।
कंस्टेंट मतलब रुकावट। कंस्टेंट का सिंपल मतलब क्या होता है? रुकावट। तो अगर पोजीशन को रोक लिया गया तो मोमेंटम भी रुकेगा, ठीक है। इसीलिए अगर 10 कंस्टेंट लगते हैं पोजीशन के तो 10 लग जाएंगे मोमेंटम के, इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? सिंपली 100 हो जाएगा। गेट के अंदर आता है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मास m कैन मूव ओनली इन x एक्सिस, फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस सिस्टम। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो आपका जो मास m है वो केवल x एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, इसका y नहीं है इसके पास, न ही z है। इसका मतलब न तो इसके पास y है मतलब y 0 है, न ही इसके पास z है इसलिए z 0 है। तो ये कहलाएगी कांस्टेंट इक्वेशन, क्योंकि y और z में रुकावट है, कांस्टेंट लगा हुआ है इसलिए। तो अगर हम 3D की बात करें तो 3D के अंदर क्या हो जाएंगे? पार्टिकल केवल जा रहा है 3n माइनस के होता है फॉर्मूला, दो कांस्टेंट लग जाएंगे y और z के अंदर, क्योंकि वो y z में जा नहीं रहा और एक पार्टिकल है इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा? 1। और अगर सिंपली मैं 1D की बात करूं तो 1D के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n मल्टीप्लाई विद द 1 माइनस करके, बट 1D में बेसिकली k बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि पार्टिकल तो वही जा ही रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 है। तो इसको आप 3D लेके भी कर सकते हो और इसको आप 1D लेके भी कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट ये बन जाएगी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कुछ होगी नहीं, बिकॉज 1D में कोई कांस्टेंट है नहीं, पार्टिकल x में मूव कर रहा है तो वो x में ही इसका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो इसका हो जाएगा x जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्योंकि x चेंजेबल कोऑर्डिनेट है इस मोशन के ड्यूरेशन में, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो यहाँ पर दो पार्टिकल आ गए। अगर 3D की बात करें तो x1 y1 z1 ये हो जाएगा पहले पार्टिकल का, x2 y2 z2 ये हो जाएगा दूसरे पार्टिकल का सिंपली, ठीक है। और अब ये x में मूव कर रहा है तो इसके y तो 0 जाएंगे ओनली, और z भी 0 जाएंगे, z1 z2 ये भी क्या हो जाएंगे? 0 जाएंगे। तो 4 0 हो गए, दो पार्टिकल है तो ये 2 जाएंगे। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? x1 और x2, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है केवल x ही वेरी कर रहा है इसलिए। अगर 1D की बात की जाए तो 1D में कितना हो जाएगा? 1n माइनस का k, कांस्टेंट तो 0 है बिकॉज दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हैं, तो क्या हो जाएगा? f बराबर 2। कैसे भी आप लोग कर सकते हो, 1D लेके भी कर सकते हो और 3D लेके भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। लेंथ ऑफ इनएक्सटेंसिबल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट, ठीक है ना। मान लीजिए लेंथ ऑफ इनएक्सटेंसिबल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट स्प्रिंग ऑफ लेंथ, ठीक है। ये एग्जांपल ऐसा है, मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, मतलब कि ये जिसे हम सिंपली पुल्ली बोलते हैं। पुल्ली के अंदर क्या होता है? एक पूरा स्ट्रिंग से दो मासेस लटके होते हैं, यहाँ पर ये इसका होता है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना मास ऑफ m1, अगर m1 की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपका जो है बेसिकली केवल ये वेरी कर रहा है y एक्सिस, y वेरी कर रहा है, ये सिंपली y एक्सिस कहलाती है। पार्टिकल ऐसे तो जा नहीं रहा बिल्कुल भी, मतलब x एक्सिस पे तो उसका मोशन है नहीं, केवल y एक्सिस में उसका मोशन है, ठीक है। तो इसका x में कोऑर्डिनेट तो है, x में कोऑर्डिनेट तो है उसके पास, बट वो x कोऑर्डिनेट फिक्स है उसका, z तो है ही नहीं इसके पास क्योंकि 2D में है, तो ऑब्वियस सी बात है z कोऑर्डिनेट 0 है। सिंपली ये कोऑर्डिनेट 2D में है इस पुल्ली में m1 मास का। ठीक उसी प्रकार से m2 मास का भी x2 तो फिक्स है उसका, केवल y वेरी कर रहा है, जब पुल्ली मोशन करती है तो x2 उसका फिक्स है और z है नहीं उसके पास कोऑर्डिनेट। तो देयर आर टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट y1 एंड y2, तो दोनों चेंज हो रहे हैं ना, y1 y2 दोनों का, ये y1 है मान लीजिए और ये y2 है, केवल यही चेंज हो रहा है, तो ये दो है, बट देयर आर रिलेशन बिटवीन, दोनों में रिलेशन है क्योंकि इसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट है। ये लिखा हुआ है लेंथ ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग L इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग L इज कांस्टेंट, तो L आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। तो आप लोग देखो ये पुल्ली में जो पूरी लेंथ है वो y1 प्लस y2 के बराबर है, इसका मतलब दोनों में रिलेशन हो रहा है, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? L माइनस y2। तो आपको केवल और केवल y2
या y1, दोनों में से कुछ एक पता होना चाहिए, तो दूसरा अपने आप पता चल जाएगा आपको। इसका मतलब इसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट केवल एक है, या तो y1 या y2, क्योंकि दोनों में से अगर कुछ भी पता है आपको तो आपका l तो फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वैसे दिखने में तो दोनों चेंज हो रहे हैं, y1 भी चेंज हो रहा है, y2 भी चेंज हो रहा है, बट इन दोनों में क्या निकल के आ रहा है, रिलेशन निकल के आ रहा है l इज इक्वल टू y1 प्लस y2, मतलब कि y1 पता हो या y2 पता हो तो आप दोनों का पता कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि टोटल कांस्टेंट कितने लग जाएंगे, 5 लग जाएंगे। 5 मतलब कि ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। x1 z1 x2 z2 ये चार तो फिक्स हो गए, और लेंथ उसका फिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट लग जाएगा, उसका लेंथ का भी कांस्टेंट लगेगा, बिकॉज रिलेशन निकल के आ रहा है, रिलेशन निकल के आ रहा है तो लेंथ का कांस्टेंट लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर हो जाएगा 3n - के, और सिंपली यू कैन से दैट दो पार्टिकल हैं 3D के अंदर, अगर मानते हैं तो 3D के अंदर मान लो, अगर 2D में मानते हो तो 2D में मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2D में फॉर्मूला हो जाएगा 2n - के, बट वहां पे कांस्टेंट जो है वो 3 हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, x1 x2 और l, ये 3 लग जाएगा कांस्टेंट, बस इतना सी बात है। तो वो रिलेशन निकल के आ रहा है। सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएगा ईदर y1 और y2, क्योंकि दोनों में से कुछ भी आप पता कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चीज आपको पता करनी है बस, तो दूसरी अपने आप निकल जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, इसमें क्या होगा, सिंपल पेंडुलम रहेगा, और इसमें अगर हम 3D में बात करते हैं तो बेसिक बात है, इसका मासलेस स्ट्रिंग है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, √x² + y² z²। अगर 2D में बात करते हैं, क्योंकि z बराबर क्या है, 0 है इसके पास, तो 2D में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा 3n - के, तो ये हो जाएगा। तो इसको किससे भी आप लोग कर सकते हो, वैसे भी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया पहले भी। और अगर सर्किल की बात करें, एक्स वाई प्लेन के अंदर सर्किल के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल इज कांस्टेंट टू मूव ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, तो सर्किल में पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर 3D में हम लोग बात करते हैं तो इसका z तो 0 हो जाएगा सिंपली, अगर 3D की हम बात करें तो 2D में भी हो सकता है ये, और 3D में भी हो सकता है। और रिलेशन निकल के आ रहा है x और y के बीच में, x और y में रिलेशन निकल के आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट एक तो रिलेशन का लग जाएगा और एक z का लग जाएगा, तो दो कांस्टेंट लग जाएंगे। और तो ऐसे भी हम लोग, तो हम लोगों ने एक ही प्रॉब्लम को 2 या 3 तरीके से समझ लिया। सर्किल वाली प्रॉब्लम और पेंडुलम वाली प्रॉब्लम हम पहले भी समझ चुके हैं, बट पहले हम 2D से समझ चुके हैं और पोलर सिस्टम से समझी थी, ये कार्टेशियन समझी हम लोगों ने, और कार्टेशियन में भी 3D से हम लोगों ने समझा इसको, ठीक है ना। तो दोनों बातें एक ही है, बाकी अलग अलग, आप जिस स्पेस में चाहो उस स्पेस में वर्क कर सकते हो। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई हम लोग यहाँ पे काम में लेंगे। आर मतलब कि इसका जो रेडियस है वो रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। थीटा मतलब कि 90 डिग्री ऑलवेज, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे फाई आपका वेरी करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो फाई होता है स्फेरिकल का, जो स्फेरिकल का फाई होता है, जो कि 0 से लेके 2 पाई तक वर्क करता है, पोलर सिस्टम में वही काम थीटा करता है, क्योंकि पोलर के अंदर भी ये 0 से 2 पाई वेरी करता है, ये पोलर के अंदर वही काम करता है, ठीक है ना। तो यही बात आप समझना कि इस वाले एग्जाम्पल में जो थीटा है वो वेरी कर रहा है उस सरकमफेरेंस के ऊपर, है ना, थीटा वेरी कर रहा है, उसका रेडियस फिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके, और एक एंगल हम लोग फिक्स कर ही दिया, इसको छोड़ दो आप एक बार, तो केवल एक ही चीज है जो वेरी कर रही है, वो है उसका एंगल, और वो एंगल कौन है, थीटा, वही क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम, ये बात ध्यान रखना, चाहे आप कार्टेशियन में बात करो चाहे पोलर के अंदर बात करो, उसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अगर एक है तो फिर एक ही रहेगा। अब ये कुछ एग्जांपल है, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसका क्या होगा, अगर ये है तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसको समझते हैं फटाफट से। तो पहला एग्जांपल देखना, एक ही पार्टिकल है, 1D में है ना, ये 1D में है और ये फ्रीली मूव कर रहा है, तो कंस्टेंट 0 है, तो 1D के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1n - के, और एक पार्टिकल है इसलिए n बराबर 1, कांस्टेंट 0 हो जाएगा बिकॉज फ्रीली मूव कर रहा है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये दो पार्टिकल अवेलेबल है, यहाँ पार्टिकल दो हैं, और 3D के अंदर मूव, इसको हम लोग मान लेते हैं ये 1D में मूव कर रहा है, मान लो दो पार्टिकल है, और ये
आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से उसमें मूव कर रहे हैं, 1D में है, 2D में है, 3D में है। तो ये 1D में है मान लो, तो ये तो 1D में था। अगर ये 2D के अंदर मान लेते हम लोग सपोज, तो 2D के अंदर अगर इसको आप मानते हो तो पहला वाला एग्जाम्पल जो है, पहला वाला एग्जाम्पल इसमें देखना, 2D में अगर आप मानते हो तो 2 मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइनस का कांस्टेंट, इसको आप पूरा एक पार्टिकल मान लो, तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे 0। तो कांस्टेंट 0 है अगर आपने पूरा एक पार्टिकल मान लिया। अगर मान लो इसको आप एक पार्टिकल ये मानते हो और एक ये मानते हो, मतलब दो पार्टिकल मानते हो, तो दो पार्टिकल तो डंबल की तरह बिहेव करेगा एक, और डंबल अगर 2D में है तो दो पार्टिकल हो जाएंगे, 2D के अंदर 2 और डंबल के लिए दो पार्टिकल, और बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग है वो क्या हो जाएगा, उसका कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा उसका 2D में माइनस का 1 बराबर 3 हो जाएंगे। ओके, और अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए, सॉरी गलत बोल दिया, ये पहला वाला पार्टिकल 2D में माना हुआ है मैंने, पहला वाला अगर 2D में मान लेता हूँ मान लो, तो 2D के लिए एक पार्टिकल है कांस्टेंट 0 मतलब 2। दूसरा वाला एग्जांपल में अगर 2D में मानता हूँ, दो पार्टिकल है 2D के अंदर, दो पार्टिकल एक कांस्टेंट है। तीसरे वाले एग्जांपल में दो पार्टिकल है 2D के अंदर, दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 और 3 कांस्टेंट लगे हुए इसमें, मतलब एक कांस्टेंट, दो कांस्टेंट और 3 कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए चौथा वाला पांचवा वाला आप खुद कैलकुलेट कर लेना। अगर 3D के अंदर हम मानते हैं, तो 3D के अंदर इसको हम मानते हैं पहले वाले पार्टिकल को, तो 3D में 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक कांस्टेंट 0। 3D के अंदर 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 और कांस्टेंट 1। 3D के अंदर 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 और कांस्टेंट 3। 3D के अंदर 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 और कांस्टेंट 4, 1 2 3 4। 3D के अंदर 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 2 3 4 5, 5 और कांस्टेंट 1 2 3 4 5, 5। इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हो, और बाकी आप लोग करना इसको, और आगे देखो। एक दो तीन चार, ठीक है, 4 दिया 12 माइनस 8। हाँ नहीं नहीं, इसका एक कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा, ये भी कांस्टेंट, ये दो कांस्टेंट और लग सकते हैं यहाँ पे, तो 4 प्लस 2 ये लगाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि दो इसके जो विकर्ण है, इसके जो डायगोनल है वो भी आपको कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे देखना, एक डायगोनल ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, ये भी आपका बिहेव करेगा, और एक ये वाला भी बिहेव करेगा, एक ये वाला भी बिहेव करेगा। ये तो लग ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 2 3 4, तो ये डायगोनल्स भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। तो इसमें हो जाएंगे 5 या 15 माइनस का 9, इस तरह से आप लोग को निकालना, डायगोनल्स भी आपको लेने पड़ेंगे इसमें, याद रखना। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो समझना वापस से। इस वाले पहले वाले को अगर हम 1D में मानते हैं, तो 1D में तो क्या हो जाएगा, एक पार्टिकल, 1D में 1 कांस्टेंट 0। 2D में मानते हो तो 2 एक पार्टिकल कांस्टेंट 0। तो ये 1D में है, ये 2D में है, और ये 3D में है। ठीक है, इसको देखो, अगर 1D में मानते हैं तो 1D में एक दो पार्टिकल और कांस्टेंट 1। ठीक है, 2D में मान दो 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 पार्टिकल और कांस्टेंट 1, और 3D का तुमने लिखा हुआ ये। यहाँ पर देखो 1D में मान दो तो 1 पार्टिकल 3 कांस्टेंट 3, तो 1D में मान ही सकते हो आप, इसको छोड़ो 1D में, 2D 3D में मान लो इसको, 2D के अंदर ये, 3D के अंदर ये। 1D में ये होगा ही नहीं, क्योंकि फिर ये जीरो जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसके तो 1D में नहीं होगा ये केवल 2D 3D में होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो रिजिड इन डी स्पेस, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की डी स्पेस के अंदर, तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, एन डी माइनस का के। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह से 1D में मानते हैं, तो 1D के अंदर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1D में सॉरी डी डायमेंशन में नंबर ऑफ पार्टिकल अगर एक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से,
नंबर ऑफ पार्टिकल अगर 2 है तो ये हो जाएगा इस तरीके से। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर 3 है डी डायमेंशन में या डी स्पेस में तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला आगे से आगे बढ़ता जाएगा लाइक दिस, ठीक है। डी डायमेंशन के अंदर हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ठीक ऐसा ही क्वेश्चन, ये डी डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके नेट के अंदर भी आया था। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है वो। d-0, 2d-1, 3d-3 एंड सो ऑन, इसको आगे जाके आप बढ़ाते जाओगे ना, तो d इंटू डी प्लस 1/2। डी डायमेंशन के अंदर अगर कोई रिजिड बॉडी अवेलेबल है, अगर कोई रिजिड बॉडी डी डायमेंशन में अवेलेबल है, डी डायमेंशन में अवेलेबल है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना हो जाएगा, d इंटू डी प्लस 1/2। ओके, तो इस तरीके से आपको ये बात ध्यान रखनी है। डी डायमेंशन के अंदर अगर कोई रिजिड बॉडी अवेलेबल है तो रिजिड बॉडी इन डी डायमेंशन इन डी स्पेस, तो रिजिड बॉडी भी अलग अलग टाइप की होती है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना है रिजिड बॉडी के लिए डी डायमेंशन का, ठीक है। डायरेक्टली रिजिड बॉडी का डी डायमेंशन में फॉर्मूला वर्क लर्न करना है। अगर कांस्टेंट आपको दिए हुए नहीं है, यहाँ तो कांस्टेंट आपको अलग अलग टाइप से दिए हुए हैं ना, इसलिए तो ये तो केवल एक पार्टिकल के लिए है, ये यहाँ पे 2 पार्टिकल के लिए है, ये यहाँ पे 3 पार्टिकल के लिए है, 1 2 3, ये दो पार्टिकल का, ये सिंगल पार्टिकल का। बट अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं दिए हुए, क्योंकि रिजिड बॉडी मिनिमम 3 पार्टिकल की मान ले हम बनती है, मान लो मिनिमम 3 पार्टिकल की हम मान लेते हैं रिजिड बॉडी को। बट अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं तब भी रिजिड बॉडी बन सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बन सकती। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दिए जाएं, ठीक है, तो कांस्टेंट बढ़ जाएंगे और उससे आपके फॉर्मूले धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे। इसीलिए आप इसको ऐसे याद रखें, क्योंकि ये आपका एक तरह से आप समांतर श्रेणी आप बोल सकते हो, समांतर श्रेणी बन जाएगा इसका आगे से आगे जाके। तो सिंपल सा आप ये फॉर्मूला याद रख लो बस डी डायमेंशन में। और डायरेक्टली अगर हम करें एक क्वेश्चन नंबर इसकी, तो ये एक कॉन है, कॉनिकल स्ट्रक्चर है, और इस कॉनिकल स्ट्रक्चर में आप देखना यहाँ पर ये अल्फा होता है, अल्फा बराबर आप लोगों को पता है ये कहलाती है √x² + y², क्योंकि z इसका फिक्स है। और tan अल्फा अगर आपको निकालना है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये एक्सिस अल्फा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। और मतलब कि एक तरह से इसको बोलते हैं लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका बेस है, ये आपका बेस है मतलब आधार है, और ये आपका परपेंडिकुलर है मतलब कि लंब है। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा tan अल्फा √x² + y²/z। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, 3D के अंदर अगर मानते हैं तो 3D के अंदर 3 और एक ही पार्टिकल है पूरी बॉब के अंदर, मतलब जो आपका बॉब है पार्टिकल है वो इस कोनिकल स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है सरफेस पर। मान लीजिए पार्टिकल ओनली मूव ऑन द सरफेस, तो z उसका फिक्स है, तो वो कांस्टेंट है z उसका, क्योंकि वो सरफेस पर मूव कर रहा है। तो सरफेस पर उसका z क्या होता है, फिक्स होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और जो 2 होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम बात करें कार्टेशियन में तो x और y होगा वो, और अगर हम बात करें स्फेरिकल के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, r और थीटा, क्योंकि उसका z तो फिक्स है। तो स्फेरिकल में सॉरी सिलेंड्रिकल में तो r थीटा हो जाएगा। और अगर हम कार्टेशियन की बात करें तो कार्टेशियन में हो जाएगा x और y सिंपली। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपके लास्ट ईयर्स में आए थे, मान ले एक जेस्ट में आया था आपका क्वेश्चन, और एक आपका आया था नेट के अंदर। तो एक बार जेस्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जेस्ट में बेसिकली ये क्वेश्चन आया था आपके, अ ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ वेड्ज of mass m under the influence of the gravity, how many constants are present and what are the types। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका वो है, मतलब ये जा रहा है मास m, ये इधर मूव कर रहा है और ये ऊपर से इधर मूव कर रहा है। कांस्टेंट आपको चेक करना है।
दो पार्टिकल हैं, दोनों में अलग अलग तरह के कांस्टेंट कैसे होंगे। देखो आपको कांस्टेंट पढ़ाए थे मैंने स्लेरोनोमिक और रियोनोमिक, हम लोगों ने दो कांस्टेंट तो पढ़े थे बेसिकली, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत तो कांस्टेंट का पता होगा कि अगर मान लीजिए कांस्टेंट एक फिक्स्ड इक्वेशन से डिनोट करते हैं तो वो होता है होलोनोमिक। अगर टाइम पर डिपेंड करता है कांस्टेंट तो होता है स्लेरोनोमिक, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो रियोनोमिक। तो यहाँ पे आप देखना इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वन कांस्टेंट, होलोनोमिक एंड स्लेरोनोमिक। वन कांस्टेंट मतलब ये है कि इसके अंदर भी केवल एक कांस्टेंट अवेलेबल है, इसके अंदर भी केवल एक कांस्टेंट अवेलेबल है। इसके अंदर तो होलोनोमिक बोल रहा है वो, और इसके अंदर क्या बोल रहा है, स्लेरोनोमिक। बट ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कांस्टेंट अवेलेबल है, ठीक है ना। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि बोथ होलोनोमिक, बोथ होलोनोमिक मतलब इसके पास भी होलोनोमिक है और इसके पास भी होलोनोमिक है, ठीक है ना। बट एक के पास, फर्स्ट वाले के पास में स्लेरोनोमिक है और सेकंड वाले के पास में रियोनोमिक है, ठीक है ना। बट एक बात ध्यान रखना, दोनों ही पार्टिकल्स की जो इक्वेशन है वो परफेक्टली डिफाइन हो रही है। इसका मतलब दोनों ही पार्टिकल क्या है, होलोनोमिक कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल आपके यहाँ पे बंधे हुए हैं R1 और R2, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका पार्टिकल आगे सरक रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो एक तरह से पार्टिकल अपनी सरफेस को नहीं छोड़ रहा। ये जो है, ये जो आपका है पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ये भी इस सरफेस, ये इसकी सरफेस है, इससे चिपका हुआ है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर पार्टिकल सरफेस से चिपका हुआ रहता है तो वो रहता है होलोनोमिक, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल है, ये भी अपनी सरफेस, उसकी सरफेस कौन सी, ये वाली सरफेस है जिसको फिसल रहा है, तो ये भी अपनी सरफेस पे चिपका हुआ है। तो दोनों ही पार्टिकल जब मोशन कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी सरफेस पर चिपके हुए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों ही पार्टिकल के पास में क्या हो जाएगा, होलोनोमिक कांस्टेंट हो जाएगा, पहली बात तो ये। और एक है स्क्लेरोनोमिक, ठीक है। कांस्टेंट जो है टाइम पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंसी जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो टाइम पर डिपेंड, सॉरी स्क्लेरोनोमिक और रियोनोमिक जो होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं कि वो कैसे कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा एक बार कांस्टेंट कहाँ पर है फटाफट से, ताकि आप लोग यहाँ देखो। तो ये देखो टाइम पर डिपेंडेंट है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल जो है अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो पहले यहाँ पर थे, फिर यहाँ पर टाइम पर, सॉरी इंडिपेंडेंट है ये कांस्टेंट की वैल्यू टाइम पर इंडिपेंडेंट है, दैट इज स्लेरोनोमिक। टाइम पर इंडिपेंडेंट स्लेरोनोमिक, तो यहाँ पर दोनों ही कांस्टेंट टाइम पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों केसेस में स्क्लेरोनोमिक कांस्टेंट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन डी स्पेस, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये नेट में आया था सवाल आपके, सीधा ही फॉर्मूला याद रखो, बताया था मैं आपको, और ये सीधा ही आपको याद भी रखना है कि डी इंटू डी प्लस 1/2, ठीक है, डी डायमेंशन के लिए। चलिए अब इनको अगर आपको कोई डाउट आता है, फिर भी आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे अब दीपशिका ने पूछा था कि क्या बोलते हैं अगर वो चिपका हुआ रहे सरफेस से तो सर क्या होगा 2D में, तो दोनों ही एग्जांपल अलग अलग बात थे दीपशिका के। दीपशिका का डाउट जो था वो कुछ इस प्रकार से था, दीपशिका ने बेसिकली पूछा क्या था, देखो दोनों ही एग्जांपल अलग अलग थे, सर्किल वाला एग्जांपल भी अलग था और जो पॉइंट चिपका हुआ था वो भी अलग था। सर्किल तो आपको तब देखना है दीपशिखा, और नेक्स्ट वीडियो में सुन लो अपन क्या पढ़ेंगे, तो सर्किल तो तब देखना है, नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं बहुत टॉपिक, मतलब लैग्रेंज। डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी कम क्वेश्चन बनते हैं, लैग्रेंजियन से क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे, ठीक है ना। लैग्रेंजियन का क्वेश्चन हर जगह बनता है, ये बात ध्यान रखना।
हाँ देखो दीपशिका, दीपशिका के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो 1 पॉइंट फिक्स करना है आपको। मैंने क्या कहा था, ये 1 पॉइंट आपको फिक्स करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने फिक्स किया हुआ है, तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट फिक्स हो गए। तो ये तो फिक्स करने वाला है, बाकी 3 कांस्टेंट लगे हुए थे। और सर्किल वाला एग्जाम्पल वो दीपशिका, रोटेटिंग अबाउट, यहाँ पर आपका पार्टिकल रोटेट कर रहा है, चिपका हुआ, तो रोटेट कर रहा है, तो पार्टिकल का जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ है। इसलिए तो ये सर्किल वाला एग्जांपल अलग है। सर्किल तो आपको यहाँ पे लेना है रिजिड बॉडी का। अगर वो रोटेट कर रहा है तो उसका z कौन रहेगा, क्योंकि वो x और y वेरी करवा रहा है ना। और अगर वो किसी पॉइंट पर फिक्स है तो उसका रिजिड बॉडी का ये वाला पॉइंट फिक्स कर दो आप। ये वाला पॉइंट अगर आप फिक्स कर दोगे तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो 3 तो लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंजियन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले, मतलब कल से पहले पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथीगण पढ़ पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।